हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉक थेरेपी, एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन आपकी, चाहे वो एनसीईआरटी बुक के पीछे वाले दे रखे वो, चाहे कितने भी क्वेश्चन बने, चाहे 1 मार्क्स के बने, चाहे 2 मार्क्स के बने, चाहे 3 मार्क्स के बने, सब कुछ इस क्लास के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसी में से बनेंगे। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से इस क्लास को सुनना है और मेरे साथ के साथ आपको नोट्स इसके बनाने हैं। ठीक है, हेडिंग लगा सकते हो शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी ये हेडिंग रहेगी। एक्चुअल में इसमें इसका मतलब क्या होता है शब्द का? इसका मतलब होता है आघात पहुंचा कर। आघात का मतलब होता है थोड़ा एक तरीके से शॉक देकर। ठीक है, आघात पहुंचा कर उसका ट्रीटमेंट करना यानी कि उपचार करना, ये इसका अर्थ होता है। हालांकि एक्चुअल में इसका अर्थ मैंने नीचे लिख दिया, वो तो एक शब्द का मीनिंग बताया मैंने कि शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में इसका एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए कि शॉक थेरेपी का अभिप्राय क्या है, मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी, तो उसका आपका आंसर ये रहेगा कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके, ध्यान रखना, धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम से तेजी से आमूलचूल परिवर्तन करना। आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो परिवर्तन के लिए प्रयत्नों को लादना, जैसा कि इम्पोजिंग रेडिकल चेंजेस इंस्टेड ऑफ ग्रेजुअल चेंज। यानी कि जैसे कि अपन ने पढ़ा था, जो शायद 2nd-3rd क्लास होगी अपने इस चैप्टर की, उसके अंदर पढ़ा था कि कुछ सुधार या रिफॉर्म्स किए गए थे जो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किए गए थे, जो बहुत तेज़ी से किए थे, रैपिडली। और कुछ जो अलग अलग लोगों के विचार थे कि कोई तो कह रहा था कि धीरे, कोई कह रहा था तेज़, लेकिन एक्चुअल में वो रैपिड उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे। वही चीज़ है शॉक थेरेपी का मतलब है बहुत तेज़ी से विकास करना। मतलब ऐसा मान लो कि ढील दे देना, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ढील दे देना, प्रशासन में कुछ ढील दे देना, इकोनॉमी खुली ओपन इकोनॉमी रख देना, वो इसका मेन मीनिंग है। तो 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ अर्थ पूछे तो ये लिखना कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमूलचूल परिवर्तन के प्रयत्नों को लादना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोजिंग रेडिकल चेंजेस इंस्टेड ऑफ ग्रेजुअल चेंज, ये 1 मार्क्स में हो गया। फिर इसके बारे में अगर पूछे 2 मार्क्स में, हालांकि और अलग अलग क्वेश्चन आएगा और डीपली अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो शॉक थेरेपी नाम का जो मॉडल है ये किसने अपनाया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत टू द पॉइंट बनाया मैंने कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। मतलब कि पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, ये ठीक है, थोड़ा कैपिटलिस्ट हो रहे हैं ये। ठीक है, उन्होंने एक मॉडल अपनाया था। जैसे अपन ने पढ़ा था कि हमारे भी देश के अंदर जैसे हम स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, तो उसके बाद में अपन ने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। वैसे इन्होंने भी डेवलपमेंट के लिए कुछ एक खास मॉडल अपनाया। ठीक है, मतलब कि स्पेशल मॉडल ऑफ ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म वॉज अडोप्टेड इन रशिया, द रिपब्लिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, उस मॉडल को ही ये इस नाम से जाना जाता है। और उस मॉडल के बाद में ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। विश्व बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मनी कहाँ के फंड लिखा ये रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ध्यान रखना, विश्व बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया था इस मॉडल को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। क्या क्वेश्चन बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बना शॉक थेरेपी का मीनिंग क्या है, ठीक है, 1 मार्क्स तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि शॉक थेरेपी जो मॉडल है उसको किसने अपनाया, तो अपन लिख देंगे रूस, मध्य एशिया गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने इसको अपनाया। तीसरा क्वेश्चन ये बना कि इसके अंदर लीडरशिप किसकी थी, निर्देशित किसके द्वारा किया जा रहा था, डायरेक्टर इसके कौन थे, वो मान सकते हो, तो वो था वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उनके द्वारा इस मॉडल को निर्देशित किया गया। ठीक है, और इसी मॉडल का नाम शॉक थेरेपी जिसे अपन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन बन गए अभी तक, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दिस मॉडल वाज कॉल्ड शॉक थेरेपी, इसके द्वारा इसको निर्देशित किया गया, इसका नाम शॉक थेरेपी है। नेक्स्ट पॉइंट अपन फिर इसमें लिखेंगे शॉक थेरेपी में कि रूसी गणराज्य में शॉक थेरेपी के अंतर्गत क्या क्या होता था वो देखते हैं अपन। तुरंत फुर्त निजी स्वामित्व, इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी से जितना भी काम है उसमें सब में जितने भी जो प्रॉपर्टी है वो निजी हो जानी चाहिए। मतलब उसके मालिक कौन होंगे, प्राइवेट लोग, ताकि ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। क्योंकि ये किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। कुल मिला के इनको कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि पैसा आना चाहिए। तो इन्होंने ज़्यादा तुरंत फुर्त का मतलब है तेज़ी से, इन्होंने निजी स्वामित्व, मुक्त बाजार होना चाहिए। मुक्त बाजार का मतलब है कि जितने भी ये गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस हैं
गवर्नमेंट की कुछ पाबंदियाँ हैं, तरह तरह के टैक्स, जीएसटी, सीजीएसटी, ये जितने भी टैक्सेस है ये नहीं होना चाहिए, बाजार एकदम मुक्त होना चाहिए, ठीक है। वित्तीय खुलापन होना चाहिए, मतलब टैक्सेस वगैरह कम हो जाने चाहिए। मुद्राओं की आपसी जो परिवर्तनीयता है, जैसे अपन यूएसए से डॉलर कमाते हैं, इंडिया के अंदर वो रुपीज़ में कन्वर्ट होता है, तो ये जो आपसी परिवर्तन है इस पर भी बल दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ये सब, ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके, ठीक है, थोड़ी पूंजीवादी की तरफ बढ़ा जा सके। तो शॉक थेरेपी इन रशियन रिपब्लिक फोकस्ड इन इंस्टेंट प्राइवेट ओनरशिप, फ्री ट्रेड, फाइनेंशियल ओपन्स एंड अ म्यूचुअल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसीज। जो मुद्राएं हैं आपस में वो भी थोड़ी सी इजी बना दी जाए। जैसे जो भी अपन टैक्स अपने यहाँ रुपीज़ में कन्वर्ट होता है तो उसके कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि चार्ज वार्ज सब खत्म कर दिए जाए और ईजिली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये सब बात हो गई। फिर शॉक थेरेपी के अंदर ये भी था कि यहाँ से फिर से एक अलग क्वेश्चन आएगा कि शॉक थेरेपी जो है उसका मेन सर्वोपरि मान्यता क्या थी, यानी कि फॉर मोस्ट बिलीफ क्या था शॉक थेरेपी का। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये आएगा कि शॉक थेरेपी सर्वोपरि मान्यता थी कि जो मिल्कियत है, मिल्कियत का मतलब प्रॉपर्टी, मालिक जो है, उसका सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होना चाहिए। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन होना चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर के पास होना चाहिए, निजी स्वामित्व होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में। यानी कि बिलीफ ऑफ शॉक थेरेपी एंड दैट प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न्स ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये भी देखा गया, इसके अंतर्गत राज्य की जितनी भी प्रॉपर्टी या संपदा जो होती थी उसके निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात भी शामिल थी इस शॉक थेरेपी के अंदर, कि जितने भी काम काज सब प्राइवेट हो जाने चाहिए, तुरंत इसके प्राइवेटाइजेशन को जल्दी से जल्दी हर कोई लोग अपना ले। यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट असेट एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। ये इसके अंदर शॉक थेरेपी के अंदर रखा गया। और फिर शॉक थेरेपी में एक पॉइंट फिर मैंने बनाया है, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवाद की जो पद्धति है उसको उसी से खेती शुरू की गई। पहली बात तो जो सामूहिक फार्म होता था उसको कह दिया कि आज से ये सामूहिक या सार्वजनिक नहीं है, गवर्नमेंट का है, सबका नहीं है, निजी है, कोई ना कोई इसका एक मालिक बना दिया कि आज से ये आपका फार्म है, मतलब ये आपकी ज़मीन है। और खेतीबाड़ी करोगे तो उसको पूंजीवादी पद्धति का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे पैदा की जाए, बस वो फोकस रखा गया, ठीक है। हालांकि ये बहुत गलत है, ये कदम बहुत गलत है, इससे बहुत सोवियत संघ की बहुत बुरी हालत होने वाली है। लेकिन अभी अपन पहले इसके बारे में जानेंगे तो सर ना, फिर इसके परिणामों पर तो बाद में जाएंगे कि रिजल्ट क्या निकल के आया। पहले अपन ये जानेंगे कि जो शॉक थेरेपी है क्या। तो कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था को ज़्यादा अपनाया गया कि खेतीबाड़ी करो, चाहे कितना भी कुछ यूरिया डीएपी कितने भी खाद डालो, कितने केमिकल डालो, बस इनकम आनी चाहिए, किसी का कुछ भी खेत का नुकसान होने दो, मतलब कुल मिला के पूंजीवादी की मतलब व्यवस्था होनी चाहिए। ये पढ़ लिया अपने, तो ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे, यानी कि शॉक थेरेपी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, इनके बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शॉक थेरेपी के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, ठीक है, जो कि 1990 के अंदर अपनाई गई व्यवस्था थी, अडोप्टेड इन 1990। ये भी मैंने लिख दिया, एग्जाम में क्वेश्चन ये आया, नया क्वेश्चन है, हेडिंग लगा देना कि 1990 में जो अपनाई गई व्यवस्था थी शॉक थेरेपी, उसके क्या क्या परिणाम या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के बाहर आए। टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट ये कि शॉक थेरेपी से सोवियत संघ के पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी रेस्टोर्ड द इकोनॉमी ऑफ द एंटायर रीजन ऑफ सोवियत यूनियन। होनी थी, इतनी छूट दे दी, सिर्फ पैसों पे पीछे भाग रहे हो, सोशल लोगों से कोई मतलब नहीं है, पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा जाना भी गलत है। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा, पूरी इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ सब खत्म, मतलब चरमरा उठी, ठीक है। इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स, ठीक है, वो चरमरा उठा का मतलब ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। सीधी सी बात, अगर आप 90% मामला प्राइवेट को दे दोगे तो प्राइवेट आदमी कभी भी समाज की नहीं सोचता, खुद का हित देखता है, उसको पैसा कमाना है, उससे ना तो कोई इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से मतलब है, ना किसी बाकी लोगों से मतलब है, जो कि गलत हो गया। इस कंपनियों को बेचा गया तो ये गलत हो गया। एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ये भी मेन कारण था, पहला पॉइंट। अभी हालांकि पहला पॉइंट पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट यहाँ जाके पूरा होगा। नेक्स्ट उसी में आपको कंटिन्यू लिखना है।
उसी फर्स्ट पॉइंट में लिखना है कि आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण जो कि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के स्थान पर बाजार की ताकतों द्वारा किया जा रहा था। ध्यान रखना, हालांकि जैसे अभी हमारी जो मार्केट है वो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन आपने तो ऑलमोस्ट 90% प्राइवेट को दे दिया। तो जब वो निजी हाथों में बाजार की ताकतें आ गई, इसलिए हुआ क्या कि ये कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित। मटियामेट का मतलब है सबको धूमिल, एकदम खत्म करने वाला, सब पर कहते हैं ना कि एकदम धूमिल कर दिया सबको, साबित करने वाला हुआ। यानी कि सिंस द restructuring was carried out through market forces and not by government directed industrial policies, इस वजह से it led to the virtual disappearance of entire industries, इस वजह से जो है वो गलत साबित हुआ। और यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी आपको, ये इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। गराज सेल का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना सेल लगी हुई है, 99 में कुछ भी ले लो, 199 में कुछ भी ले लो, 299 कुछ भी ले लो, वो वाली चीज़ है। ये बहुत बड़ी गराज सेल का मतलब है कि इस टाइम पर सोवियत संघ के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उनको कुछ दामों पर, कहते हैं ना भूंगड़ों की रेट में उसको बेचा गया, सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट निजी हाथों में दिया गया, उसे कहते हैं गराज सेल। और इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसको जाना जाता है, तो वो थी सोवियत संघ की जो भी प्रॉपर्टी या संपत्तियाँ थी वो, ठीक है, उसको गराज सेल के नाम जाना जाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण जितने भी उद्योग थे उसको औने पौने दामों में, औने पौने का मतलब 5-10 में, भोंगड़ों की रेट में, दामों में निजी हाथों में बेच दिया गया, ठीक है। यानी कि दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस। बहुत ना के बराबर रेट में उसको प्राइवेट लोगों को, कंपनी वालों को बेचा गया। तो पहला पॉइंट तो ये परिणाम हो गया अपना, ठीक, शॉक थेरेपी का। दूसरा परिणाम, जो रूस में मुद्रा चलती थी, करेंसी चलती थी रूबल, जैसा इंडिया के अंदर रुपया चलता है, यूएसए में डॉलर, वैसे ही भी रशियन जो करेंसी है वो थी रूबल, तो उसमें भी बहुत भारी गिरावट आई, ठीक है। जैसे अपन ने कभी सुना होगा कि रुपया गिर गया डॉलर की तुलना में, वैसे उसमें भी बहुत गिरावट आई। ये भी मेन हेडिंग लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइन इन रशियन करेंसी, जो ब्रैकेट में रूबल, ठीक है। तो शॉक थेरेपी के कारण रूबल को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, यानी कि ड्यू टू शॉक थेरेपी वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन रैपिडली। और फिर इस गिरावट के कारण जो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई, ठीक है। मुद्रास्फीति का दूसरा नाम होता है महंगाई। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने जो पूंजी जमा कर रखी थी वह सारी की सारी समाप्त हो गई, जो सेव मनी थी वो भी खत्म हो गई। देयरफॉर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिकम सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स। हो नहीं थी क्योंकि पूरा काम प्राइवेट है, प्राइवेट के अंदर फिर सीधी सी बात मनमर्जी से रेटें फिक्स करेंगे, ठीक है। अपना खुद का माल है, 90% खुद मालिक हो गए तो खुद की रेट बनाएंगे, जब चाहेंगे तो रेट बढ़ा देंगे, जब मन करेगा रेट डाउन कर देंगे। रॉ मटेरियल को कम दामों में लेंगे, तैयार माल को ज़्यादा में बेचेंगे। इसलिए गवर्नमेंट की पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई। फिर तीसरा जो परिणाम है वो है शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। अपने पढ़ा था कि सामूहिक की जगह इन्होंने कौन सी खेती यूज़ करी, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर को जोड़ दिया था। अब लोगों की जो खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था वो भी समाप्त हो गई, तो रूस ने खाद्यान्न का आयात करना भी शुरू करी। ऐसी हालत होगी रशिया को मतलब माल जो धान है वो अनाज वगैरह मंगाना पड़ गया, आयात करना शुरू हो गया। जो कि बेचता था, निर्यात करता था, उसको अब क्या करना पड़ा, इम्पोर्ट करना लग गया। जो एक्सपोर्ट का काम किया करता था उसको इम्पोर्ट की नौबत आ गई। तो ये भी बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि अब सामूहिक खेती तो हो नहीं रही थी, ठीक है। तो शॉक थेरेपी रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम। तो हैंस द फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द पीपल हैड ऑल्सो एंडेड। और रशिया स्टार्टेड इम्पोर्टिंग फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का मतलब खाद्यान्न या धान उनको इम्पोर्ट करना पड़ा। रशिया की ये हालत हो गई। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट या चौथा जो मेन जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो ये कि समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी, भाई पहले क्या था, कोई भी गवर्नमेंट अगर काम करती है तो गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर को देखती है। लेकिन अब आप पूंजीवादी बन गए, कैपिटलिस्ट बन गए, 90% जो चीज़ें थी वो आपने प्राइवेट को दे दी। तो सीधी सी बात है वो अब इस सिस्टम को जो है समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी उस पर ध्यान नहीं देंगे। वो कभी भी सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं देता प्राइवेट सेक्टर, वो सिर्फ पैसा कमाना होता है। तो जो पुरानी व्यवस्था थी वो तो होगी खत्म अब, ठीक है। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड, वो तो अब खत्म है। अब सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए,
क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी वाले वही होंगे जो पैसे वाले होंगे और वो अपना मुनाफा कमाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी भी कल्याणकारी योजना वो नहीं लेके आएंगे। तो द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट्स सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा लोग गरीबी में पड़ गए, बिल्कुल सही है। और जो मध्य वर्ग है, समाज में मध्य वर्ग होता है जो बीच का होता है, वो समाज के हाशिए पर आ गया। हाशिए का मतलब बिल्कुल गरीबी की कगार पे आ गया। द मिडिल क्लासेस वर पुश्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। और जो फिर बच गए तीसरे सेक्टर वाले लोग, जो अकादमिक या ऐसा मान लीजिए जो बौद्धिक, मतलब ऐसा मान लीजिए पढ़े लिखे लोग जो हैं, तो वो अकादमिक या बौद्धिक कामों से जुड़े हुए लोग जो थे या तो बिखर गए, मतलब टूट गए, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, या तो किसी ने पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ काम छोड़ दिया, या फिर चले गए बाहर चले गए, ठीक है। यानी कि एंड द इंटेलेक्चुअल एकेडमिक एंड मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड या फिर माइग्रेटेड, या फिर वहाँ से वो प्रस्थान कर लिया, चले गए। फिर कई देशों में एक माफिया वर्ग, जिसको अपन जराइम पेशा लोग कहते हैं, ये तो होना ही, जो अपन पढ़ते हैं ना जमींदार लोग, साहूकार लोग, वैसे ये एक पैसे वाले लोग होते थे जो पैसा देते लोगों को, जब वापस ब्याज पे पैसा देता है, पैसा नहीं चुका पाते तो वो कंट्रोल कर लेते। तो ये जो माफिया वर्ग है ये उभरना ही था, ठीक है, क्योंकि पूरा काम प्राइवेट है, तो प्राइवेट सेक्टर तो पैसा कमाएगा, तो बड़े बड़े लोग बन जाएंगे पैसे वाले, उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। उभरा और उसने अधिकार आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में, पूरा कंट्रोल अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। ए माफिया इमर्ज इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बहुत होनी थी क्योंकि पैसा इनके पास है, और जिसके पास पैसा है वो बिल्कुल सीधी सी बात है काबू करेगा। तो गरीब यहाँ पर मारे गए, ये भी बहुत बड़ा कारण, चौथा पॉइंट अपन देख सकते हैं। पांचवा है शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप रूस तथा अन्य राज्यों में गरीबी का दौर बढ़ता ही चला गया, ठीक है, तथा वहाँ अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ती, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। होना ही था क्योंकि सारा काम प्राइवेट है। एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी पॉवर्टी इंक्रीज इन रशिया एंड अदर स्टेट एंड देयर वॉज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आराम से समझ गए होंगे इसको। तो छठा है रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया, राष्ट्रपति को मेन हेड बना दिया, ठीक है, यानी इंक्लूडिंग रशिया हैड ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक। इस वजह से हुआ क्या, उसके हाथ में लगभग हर शक्ति राष्ट्रपति को दे दी। अब राष्ट्रपति अकेला इंसान इतना काम नहीं कर सकता। अपन भी देखते हैं सरकार होती है, सिस्टमेटिक ढंग से एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसके नीचे मंत्री होते हैं, उनको सबको डिफरेंट डिपार्टमेंट या विभाग दिए जाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकारें होती है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के भी नीचे फिर मंत्री होते हैं। फिर मतलब एक गाँव के सरपंच से उठा लो, आप वार्ड पंच से उठा लीजिए, उतने छोटे छोटे डिपार्टमेंट में हर चीज़ को एक अलग अलग विभाग दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। एक अकेला इंसान पूरे देश को नहीं संभाल सकता, इतनी बड़ी इनको पावर थमा दी गई, थोप दी गई। इस वजह से फलस्वरूप संसद जो थी, पार्लियामेंट जो थी, वो कमज़ोर संस्था रह गई, ठीक है, उतनी ताकत नहीं रही क्योंकि तरीके से काम नहीं हुआ। तो ये 6 वेरी इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़े, 6 वेरी इंपॉर्टेंट परिणाम थे शॉक थेरेपी के, जो नेगेटिव परिणाम मान सकते हैं एक तरीके से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक शॉक थेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो अपनी बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं एनसीईआरटी बुक के पीछे, उनका क्वेश्चन है कि क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था? कौन? शॉक थेरेपी। यानी कि अपन ने भी पढ़ा ना कि साम्यवादी पहले थे ये, ठीक है, सोवियत संघ पूरा साम्यवाद था, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा आपका कम्युनिज्म की बात करता था, लेकिन उससे थोड़ा कैपिटलिज्म हुई है, मतलब कि ये कैपिटलिज्म का मतलब है ये थोड़े पूंजीवादी की तरफ बढ़ने लगे। जो ये मॉडल अपनाया शॉक थेरेपी, क्या ये बेहतर तरीका था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, सोचने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें तो आपको खुद को सोच के आंसर देना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल ये सही नहीं था ये मॉडल की, इतना अचानक से इतनी सारी छूट दे देना, और 90% से ज़्यादा लोग प्राइवेट कंपनियाँ या प्राइवेट सेक्टर को दे देना, ये गलत कदम है। क्योंकि कभी भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी सोशल वेलफेयर की बात कम करेगा और मुनाफे की काम बात ज़्यादा करेगा। उसको सिर्फ मुनाफा चाहिए क्योंकि वो उसका मालिक है, उसे पता है। गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा सोशल वेलफेयर की काम करता है, सामाजिक कल्याण की बात करता है। तो ये इतना सारा करना गलत तरीका था। हाँ, अगर आपको करना भी था, डेवलपमेंट करना था, तो आप स्लोली कर सकते थे। एक साथ इतनी सारी छूट देना गलत बात है। वही चीज़ है कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के तो शॉक थेरेपी नाम का जो मॉडल या तरीका जो अपनाया गया,
ये सबसे बेहतर तरीका इसको नहीं कहा जा सकता। यानी कि शॉक थेरेपी इज़ नॉट द बेस्ट वे ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, ठीक है, इसको बेस्ट तरीका नहीं कहा जा सकता। अधिक बेहतर उपाय ये होता कि इन देशों में पूंजीवादी सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाते तो ज़्यादा बढ़िया होता। यानी कि ए मच बेटर सोल्यूशन वुड हैव बीन दैट कैपिटलिस्ट रिफॉर्म इन दीज कंट्रीज वर कैरिड आउट ग्रेजुअली रादर देन इमीडिएटली। इमीडिएट की बजाय ग्रेजुअली किया जाए, धीरे धीरे किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा अपने और लिखा है। एकदम से ही सभी प्रकार के परिवर्तनों को लाद देना, या वर्ड ये यूज करना, लाद का मतलब है ज़बरदस्ती थोप देना। लाद देने से सोवियत गुट के देशों में अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे कि इससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, पूरी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था जी पूरी तरह से नष्ट हो गई, तहस नहस हो गई। इससे जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समाज में गरीबी अमीरी का जो भेद था, जो दोनों के बीच में, गरीबी के अमीर के बीच में जो खाई थी, वो और चौड़ी होती चली गई। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ठीक है, उनका भेद बढ़ा। तथा जल्दबाजी में लोकतंत्रीकरण जो हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति को तुरंत पूरी पावर दे दी, प्रेसिडेंट को ही, तो इतने बड़ा ये जल्दबाजी का जो काम किया था ये भी गलत था, हड़बड़ी में किया गया काम था, काम भी सही ढंग से नहीं हो पाया। ये कुछ कारण है। यानी कि द सडन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस हैड मैनी नेगेटिव एफर्ट्स इन द सोवियत कैंप, सच एज इन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी ऑफ द रीजन। इस पूरे रीजन की इकोनॉमी पर बिल्कुल कंप्लीट डिस्ट्रॉयड हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। दिस कॉज ग्रेट हार्डशिप्स टू द पब्लिक। द डिफरेंट बिटवीन पॉवर्टी एंड वेल्थ इंक्रीज, बिल्कुल बढ़ता चला गया इन द सोसाइटी। एंड द वर्क ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इट हैज़ कुड नॉट बी डन प्रॉपरली। वो भी तरीके से सही काम नहीं हुआ, जो अपने प्रेसिडेंट वाली बात, राष्ट्रपति वाली बात पड़ी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था शॉक थेरेपी, जो अपने एक ही क्लास में कंप्लीट किया। मैंने जानबूझ के इस चैप्टर को बड़े ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाया आपको, कि जो डिफरेंट टॉपिक हैं क्यों ना उसको अलग से पढ़ा जाए, क्यों, ताकि आपको भी रिवीजन करने में आसानी रहती है। अगर आपको जब शॉक थेरेपी पढ़ना हो तो तुरंत इस क्लास को उठाया, एक बार पढ़ लिया, बस शॉक थेरेपी याद हो गई। नोट्स बना रखे तो रिवीजन हो गया। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं वेरी फेमस, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। चाहे क्लास छोटी 30 मिनट की क्यों ना हो, 20 मिनट की क्यों ना हो, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको मज़ा आ गया होगा। शॉक थेरेपी से कोई भी क्वेश्चन आपके इस आज की क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ओके।